हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम साहित्य शास्त्र के अंतर्गत जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे कॉलरिज के बारे में। ठीक है, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत। ठीक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं कॉलरिज, इनका कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत का हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, कॉलरिज ने अपने सिद्धांत कल्पना और फैंटेसी को अपनी किस रचना में प्रस्तुत किया। जो कॉलरिज हैं उनकी जो सिद्धांत है कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत, उन्होंने अपनी किस रचना में इसे प्रस्तुत किया। यह किया बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। कब किया इन्होंने? 1817 में इसका प्रकाशन हुआ। 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया में किया। ठीक है, कॉलरिज अपनी अंग्रेजी रोमांटिक आंदोलन के प्रमुख कवियों और चिंतकों में से एक थे। जो कॉलरिज हैं ये अपनी अंग्रेजी रोमांटिक आंदोलन के प्रमुख कवियों और चिंतकों में से एक थे। आपने देखा, इससे पहले हमने वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ा। ये वर्ड्सवर्थ के घनिष्ठ मित्र भी हैं कॉलरिज। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न बनता है, कॉलरिज के अनुसार कल्पना कितने प्रकार की होती है। जो कॉलरिज है इनका है कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत। तो हमें यह जानना जरूरी है कि कल्पना क्या है और कितने प्रकार की होती है। कल्पना को इन्होंने दो प्रकार की माना। ठीक है, पहला है प्राथमिक कल्पना और दूसरा है द्वितीयक कल्पना। दो प्रकार की कल्पना माना है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना एक सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति है। जो कॉलरिज हैं इनके अनुसार कल्पना क्या है? एक सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति है। कॉलरिज ने अपने कल्पना को सृजन की आत्मा कहा। जो कॉलरिज हैं इन्होंने कल्पना को सृजन की आत्मा कहा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्राथमिक कल्पना क्या है और द्वितीयक कल्पना क्या है, क्योंकि हम विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे तभी हमें इसके बारे में सही से जानकारी प्राप्त होगी और इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो उसका सही से हम उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्राथमिक कल्पना। क्या है प्राथमिक कल्पना? देखिए, यह वह मूलभूत शक्ति है जो मनुष्य के अनुभव की चेतना के साथ जुड़ी होती है। ये कह रहे हैं कि जो प्राथमिक कल्पना है वह मूलभूत, पहले से मूलभूत वो शक्ति है जो मनुष्य के अनुभव की चेतना, जो हमारे अनुभव की चेतना है उसके साथ जुड़ी होती है। यह हर एक व्यक्ति में मौजूद रहती है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। प्राथमिक कल्पना क्या है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर ने हमें दी है और ये हर व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में मौजूद होती है। हमारे अंदर भी होगी प्राथमिक कल्पना और आपके अंदर भी होगी। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को प्रदान की है, यह मूलभूत शक्ति है। ठीक है, आ गया होगा आपका प्राथमिक कल्पना। अब दूसरा आता है आपका द्वितीयक कल्पना। ठीक है, क्या है द्वितीयक कल्पना? यह कला और साहित्य में रचनात्मकता की वास्तविक शक्ति है। यह कला और साहित्य में रचनात्मकता की वास्तविक शक्ति है जो प्राथमिक कल्पना का परिष्कृत रूप है। ये कह रहे हैं कि जो द्वितीयक कल्पना है वह प्राथमिक कल्पना का परिष्कृत रूप है। इसके द्वारा कवि बिखरे हुए अनुभवों और विचारों को पुनर्गठित करके एक नई रचना करता है। इसके द्वारा कवि जो उनके बिखरे हुए अनुभव हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं और विचारों को, और जो उनके विचार हैं उन्हें पुनर्गठित, पुनः उसको इकट्ठा करके एक नई रचना करता है द्वितीयक कल्पना में। ठीक है, प्राथमिक कल्पना तो क्या है? ईश्वर प्रदत्त है, हर व्यक्ति में मौजूद होती है, मूलभूत शक्ति। लेकिन द्वितीयक कल्पना प्राथमिक कल्पना का ही परिष्कृत रूप है। इसके द्वारा कवि अपने बिखरे हुए अनुभवों और विचारों को पुनर्गठित करके एक नई रचना करता है। ठीक है, इस प्रकार द्वितीयक कल्पना एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इस प्रकार जो द्वितीयक कल्पना है यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो यथार्थ को न केवल दोहराती है। जो यथार्थ का अर्थ है सही, सच जो है, उसको न केवल दोहराती है बल्कि उसमें नवीनता जोड़कर उसे एक नई कला रचना में बदल देती। ये कह रहे हैं कि जो द्वितीयक कल्पना है वह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो यथार्थ को न केवल दोहराती है, उसको दोहराती भी है, बल्कि उसमें नवीनता, उसमें यथार्थ में कुछ नया जोड़ के उसे एक नई कला रचना में बदल देती, उसे एक नई कला रचना में बदल देती है। यह है द्वितीयक कल्पना। ठीक है, आ गया होगा आपके समझ। अगला क्वेश्चन बनता है, कॉलरिज के अनुसार फैंटेसी क्या है? अभी हमने कल्पना के बारे में पढ़ा,
अब पढ़ रहे हैं कि फैंटेसी है क्या आखिर। फैंटेसी रचनात्मक नहीं बल्कि पुनरावृत्ति मूलक होती है। ये कह रहे हैं कि फैंटेसी रचनात्मक नहीं है बल्कि पुनरावृत्ति मूलक होती है, मतलब कोई चीज़ का पुनरावृत्ति करना। यह कोई नई रचना नहीं करती। जो फैंटेसी है वह कोई नई रचना नहीं करती है बल्कि पहले से मौजूद स्मृतियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। जो हमारी पहले से मौजूद स्मृतियाँ हैं उनको आपस में जोड़ने का या संयोजन करने का काम करती है। कॉलरिज के अनुसार फैंटेसी मन के द्वंद्वों को चित्रित करने और अवचेतन में घटित घटनाओं के बिंब बनाने की एक तकनीक है। कॉलरिज कह रहे हैं कि फैंटेसी जो हमारे मन के द्वंद्व हैं, द्वंद्व का अर्थ है कि या हम ऐसा करें या न करें, मन में द्वंद्व हमारे आते रहते हैं, उसको जो हमारे मन के द्वंद्व हैं उनको चित्रित करने और अवचेतन में घटित, जो हमारे अवचेतन मन में जो घटित घटनाएं हैं उनका बिंब बनाने की एक तकनीक, उनका एक प्रतीक या बिंब बनाने की एक तकनीक ही है फैंटेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कॉलरिज की कौन सी रचना द्वितीयक कल्पना का उदाहरण है। कॉलरिज की कौन सी रचना है जिसमें द्वितीयक कल्पना के उदाहरण है। वह है द राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर। ठीक है, एनिशिएंट मैरिनर, ये उनकी रचना है जो द्वितीयक कल्पना का उदाहरण है। इसमें अलौकिकता को इस तरह चित्रित किया गया है कि वह पाठक को विश्वसनीय प्रतीत होता है। वह जो पाठक है, पढ़ने वाला, उसको विश्वसनीय, सच जैसा मालूम पड़ता है। ठीक है, समुद्र, आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म के बिंबों का उपयोग करते हुए कॉलरिज ने कल्पना के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूतियों को सजीव किया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, समुद्र हो गया, आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म के बिंबों का उपयोग करके, इतने सारे बिंब का उपयोग करके कॉलरिज ने कल्पना के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूतियों को सजीव किया है। ठीक है, इसमें अब दूसरा अगला क्वेश्चन बनता है कॉलरिज की कौन सी रचना या कविता फैंटेसी और कल्पना दोनों का उदाहरण है। कॉलरिज की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें हमें फैंटेसी भी देखने को मिलेगी और कल्पना भी। वो है कुबला खान, इनकी रचना है, याद रखना है आपको, दोनों रचना है। ठीक है, द राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर और दूसरा है कुबला खान, दोनों को यह है कुबला खान है। इसमें फैंटेसी भी देखने को मिलेगी आपको और कल्पना भी। हालांकि यह एक अधूरी रचना है, हालांकि कुबला खान एक अधूरी रचना है, लेकिन इसमें सपने जैसी रहस्यमयता, दृश्यात्मकता और ध्वन्यात्मक सौंदर्य विद्यमान है। ठीक है, इस रचना में। अब अगला प्रश्न बनता है कॉलरिज किस जर्मन दार्शनिक से प्रभावित थे। जो कॉलरिज हैं वो कौन से जर्मन दार्शनिक से प्रभावित थे। वह हैं ये इमैनुअल कांट और सेलिंग से प्रभावित थे। इमैनुअल कांट और सेलिंग से ही प्रभावित थे। इन्होंने कांट की निर्णायक शक्ति और सेलिंग की आदर्शवादी कल्पना को अपनी समझ में समाहित किया। ठीक है, इन्होंने कांट की निर्णायक शक्ति और सेलिंग की आदर्शवादी कल्पना को अपनी समझ में समाहित किया और उनके लिए कल्पना ब्रह्मांड और आत्मा को जोड़ने वाली सेतु थी। इनके लिए जो कल्पना है वो ब्रह्मांड और आत्मा को जोड़ने वाली सेतु थी कॉलरिज के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कॉलरिज का प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया किस वर्ष से प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन है कुछ जो ऊपर हमने व्याख्या बताई है, अच्छे से किया है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब पहले हमने पढ़ा था बायोग्राफिया लिटरेरिया किस वर्ष से प्रकाशित हुई। यह हुई थी 1817 ईस्वी में। ठीक है, इस पुस्तक के 13वें विशेषकर, ठीक है, और 14वें अध्याय में कल्पना और फैंटेसी के बीच स्पष्ट सीमा रेखा खींची है। ठीक है, जो 13वां अध्याय है उसमें आपको देखने को मिलेगा कल्पना और फैंटेसी के बारे में। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है, बार बार आया है, फिर आ सकता है कि कौन से अध्याय में, बायोग्राफिया लिटरेरिया के किस अध्याय में कल्पना और फैंटेसी के बारे में बताया है या उनके बारे में अध्ययन किया गया है। वो 13वां और 14वां है। ठीक है, एक आएगा तो 13वां लिखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है
कॉलिंस के अनुसार कौन सी कल्पना अवचेतन और अनैच्छिक होती है और सभी मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है? कॉलिंस के अनुसार वो कौन सी कल्पना है जो क्या है, अवचेतन और अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक नहीं होती, अनैच्छिक होती है और सभी मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है? मुझ में भी पाई जाएगी और आप लोगों में भी। कौन सी कल्पना है? आंसर आ रहा होगा आपको इसका है प्राथमिक कल्पना। अगला प्रश्न बनता है, कॉलिंस के अनुसार फैंटेसी ललित कल्पना को क्या माना गया है? क्या माना है इन्होंने फैंटेसी को? इन्होंने माना यह एक यांत्रिक शक्ति है जो केवल स्मृति के आधार पर विचारों और चित्रों का संयोजन करती है, जो केवल स्मृति के आधार पर विचारों और चित्रों का संयोजन करती है, आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, कॉलिंस के सिद्धांत में फैंटेसी और कल्पना के बीच मुख्य अंतर क्या है? कॉलिंस ने जो सिद्धांत दिया इसमें फैंटेसी और कल्पना के बीच मुख्य अंतर क्या है? इन्होंने कहा कल्पना सजीव रचना करती है, जो कल्पना है वो सजीव रचना करती है, जबकि फैंटेसी केवल स्मृतियों को संयोजित करने वाली यांत्रिक शक्ति है, जो स्मृतियों को आपस में जोड़ती है या संयोजित करती है फैंटेसी, लेकिन जो कल्पना है वो क्या है, सजीव रचना करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, हिंदी आलोचना के अंतर्गत कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत से सबसे अधिक प्रभावित और उसे हिंदी आलोचना में स्थापित करने वाले आलोचक कौन है? कौन है? हिंदी आलोचना के अंतर्गत कॉलरिज का जो कल्पना सिद्धांत है उससे सबसे अधिक प्रभावित हुए और उसे हिंदी आलोचना में स्थापित करने वाले आलोचक हैं, ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका रचना है कविता क्या है, इसमें इन्होंने इसका कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत को उसमें बताया है या उससे लिया है। अगला क्वेश्चन बनता है, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा प्रयुक्त फैंटेसी की अवधारणा पर किस पाश्चात्य विचारक का प्रभाव माना जाता है? किसका माना जाता है? यह है कॉलरिज का। ठीक है। मुक्तिबोध की कविताओं, जैसे मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में मन के द्वंद्व और छवियों का जो प्रयोग है वह द्वितीय कल्पना से प्रेरित है। मन के द्वंद्व और छवियों का जो प्रयोग हुआ है वह द्वितीय कल्पना से प्रेरित है। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कॉलरिज के अनुसार कविता का अंतिम उद्देश्य क्या है? कॉलरिज ने कविता का अंतिम उद्देश्य क्या माना? इन्होंने कहा आनंद प्रदान करना और जो सत्य के साथ जुड़ा हो, ऐसा आनंद प्रदान करना जो सत्य के साथ जुड़ा हो, यह कविता का अंतिम उद्देश्य माना। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत। दो चीज़ें हैं, कल्पना और फैंटेसी। यदि आपको समझ में नहीं आया हो या इससे संबंधित और क्वेश्चन पढ़ने हो या और परिभाषाएं जाननी हो, इसके बारे में और जानना हो तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है। धन्यवाद।